मुझे इसी बात का खतरा लगता है कि व्यवस्था को, भारत देश में अगर प्रजातंत्र नहीं रहेगा तो दुनिया को उसका बड़ा भारी नुकसान होगा। मेरा और चौटाला परिवार का 5 बार मुकाबला हुआ है, 3 बार मैं जीता हूँ, मेरा परिवार जीता। मेरी धर्मपत्नी 2014 में जो ये कहते हैं ना कि हमने बड़े मार्जिन से 19 में हरा दिया, उसी ने हराया था उसको। और मैंने ओम प्रकाश जी, बड़े जो चौटाला साहब हैं, उनको पार्लियामेंट में हराया। मेरे बेटे ने इसी दुष्यंत को हराया। अजय सिंह चौटाला का बयान आपने सुना, जिस तरह की प्रतिक्रिया, कहने की एक वाक युद्ध जो आपके बीच चला हुआ अजय सिंह गुराग, उन्होंने कहा कि ज्योतिर्वेंद्र सिंह ये तय करने वाले कौन होते हैं, वो प्राथमिक सदस्य। हम किसी पार्टी में हैं, ये ठीक है कि हम उस पार्टी के साथ बंधे हुए, लेकिन हमारी अपनी भी सोच है। हम अपनी सोच की अगर व्याख्या करें, राजनीतिक दल ये कहे कि ये तो अनुशासनहीनता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। चपरासी की बदली भी अगर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से हो तो किस किस्म की डेमोक्रेसी है? कोई चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर है, नंबर 1 है वो, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ही नहीं। दैट इज़ रॉन्ग। बीजेपी को अगर 40 सीट मिल जाती तो वो करते, वो 40 पे आके रुके तभी तो गठबंधन हुआ। फिर 8 विधायक ऐसे भी थे जो निर्दलीय थे, उनकी मदद से भी बन सकता था। लेकिन अजय सिंह ने जिस तरीके से कहा, और पूरे दुष्यंत की बात करें, दिग्विजय की बात करें, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उज्जाना में जिस तरीके से हार हुई है, उस हार की टीस कहीं ना कहीं चौधरी साहब को है। अगर वो इतना अपने आप को नहीं समझते, वो डब्बा ले आकर लड़के दिखाएं या उज्जाना से बाहर लड़के दिखाएं। देखिए, जिसकी घर में कदर नहीं होती ना, वही बाहर जाता है। अगर बीजेपी आज 10 साल के राज करने के बाद भी अपने आप को इस पोजीशन में समझती है कि हम अब मैदान में अकेला लड़ सकते हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है जिससे कि मिनिस्टर को अपनी पावर का एहसास हो, चीफ मिनिस्टर को अपनी पावर का एहसास हो, कैबिनेट जब बैठे तो तब कैबिनेट का एहसास हो। ये थोड़ा अब क्या आप कैबिनेट में बैठ गए, जो जिसने कैबिनेट मीटिंग को हेड किया तो उसकी हाँ में हाँ सब मिला दो, यही परिणाम है कि 3 एक्ट प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने पड़े। कुलदीप बिश्नोई आ गया तो वो अपनी कोशिश कर लेगा, लेकिन जो एक एमपी है, जो सिटिंग एमपी है, उसने क्या ऐसा काम कर दिया जो उसको तो ना लड़ाएं और कुलदीप बिश्नोई या कोई दूसरा या तीसरा या चौथा मांगे, ये नहीं होता। ये कहलाएगा छोटे दिल वाला छोटा कहलाएगा। नमस्कार, बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम सीधी बात सुरेंद्र नयन के साथ में आज हमारे साथ हरियाणा के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी है। चौधरी साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चौधरी साहब, आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, तमाम राजनीतिक चर्चा आपके साथ करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, देश के पहलवान जिनको देश का गौरव कहा जाता है, लगातार वो 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं उनके? देखिए, वो एक पक्ष है उनका, और उसमें जो बातें पहलवानों ने कही हैं और जिस वजह से वो बैठे हैं, उनका निराकरण तो होना ज़रूरी है, और वो निराकरण भी ऐसा हो जिससे कि उनको संतुष्टि मिले। ये नहीं है कि आप कमेटी बना दी, कमेटी कोई रिपोर्ट ना दे, फिर वो मजबूर हो के 3 महीने के बाद फिर आके बैठें। तो और ख़ास तौर पे जिसमें महिला, ये जो महिला रेसलिंग है, महिलाओं की जो कुश्ती है, ये कोई ज़्यादा पुराना वो नहीं, सारे 20-22 साल का काम है ये। और इसमें बहुत बड़े स्तर पे जो हमारा जो समाज है, ख़ास तौर पे हरियाणा, पंजाब, ये जो इलाके हैं, इनके लोगों ने अपनी बेटियों को मैदान में उतारा और उन्होंने वो ख्याति प्राप्त की जो कभी आदमी या जो पुरुषों की जो हमारी टीम होती थी रेसलिंग की, उसको भी इतनी ख्याति कभी नहीं मिली। तो उनका अगर इस तरह के उन्होंने जो बात कही है रेसलिंग फेडरेशन के लिए और वहाँ के जो अध्यक्ष के लिए, तो इसका अगर सही तौर पे
निपटारा नहीं हुआ और उनकी संतुष्टि नहीं हुई, तो ये खेल जगत के लिए भी बहुत बुरा होगा और युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत बुरा होगा। मैं तो ये बात साफ कहता हूँ कि इस तरह के जो एलिगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, इस तरह के जो आरोप लगे हैं उनका पूरा खुलासा होना चाहिए और हर आदमी को ये लगे कि इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो भी, चाहे वो पुलिस इंक्वायरी है, चाहे कोई कमीशन इंक्वायरी करे, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, उसमें संतुष्टि होना सबसे बड़ी बात है, मैं ये मानता हूँ। तो साहब आपने कहा कि जिस तरीके के आरोप कहीं न कहीं बृजभूषण पर लगाए हैं उसका कहीं निराकरण होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। लगातार वो खिलाड़ी वहां बैठे हैं, एक हफ्ते के बाद वो भी जो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया उसके बाद कहीं न कहीं एफआईआर दर्ज होती है। 6 बार के सांसद है बृजभूषण, लगातार तीसरी बार वो कहीं न कहीं अध्यक्ष पद पर है। इस तरह के गंभीर और यौन शोषण के आरोप उन खिलाड़ियों द्वारा लगाया जाना, जैसे आपने जिक्र किया महिला कुश्ती पहलवानों का, साक्षी मलिक वो खिलाड़ी थी भारतीय पहली जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। बजरंग पुनिया की बात करें, लगातार 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, फिर भी कोई इस तरह समाधान नहीं। मैं देखो मेडल, अगर बिना मेडल वाली कोई महिला ऐसे कुश्ती में हिस्सा लेती है, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो, वो भी उतना ही गंभीर है। ये नहीं है कि मेडल जीतने वाली ने एलिगेशन लगाया तो वो बड़ा गंभीर आरोप। लेकिन इनकी संतुष्टि किसी भी स्तर पे, मैं ये भी नहीं कहता कि पुलिस रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं होगी, मैं ये भी नहीं कहता कि कमीशन जो बनाया गया है उसकी कोई व्यवहारिक तौर पे वो इसकी पड़ताल करके जांच करके सही बात करे, मैं ये भी नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन संतुष्टि तो छोटी से छोटी एजेंसी भी कर सकती है, बड़े से बड़ा कमीशन भी कर सकता है, लेकिन वो निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्षता अगर नहीं होगी तो वो भी झलकती है। बिल्कुल वहीं जो आपने बृजभूषण का भी बयान सुना होगा, उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक जो लोग हैं उनकी वजह से ये धरना चल रहा है, कहीं न कहीं खिलाड़ियों को गुमराह किया जा रहा है। उनका साफ साफ कहना है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस कहीं न कहीं धरने के पीछे और एक बहुत बड़े उद्योगपति का इसमें हाथ है। इस उनके आरोप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ और मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक आदमियों का समर्थन लेना कोई बुरी बात नहीं, होना चाहिए राजनीतिक आदमियों का समर्थन। जब राजनीतिक आदमी वोट लेते हैं तब तो सबकी, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, और फिर कोई, मैं तो किसान आंदोलन में भी ये कहता था कि किसानों को भी ये कहना चाहिए कि हम गैर राजनीतिक नहीं, हम राजनीतिक तरीके से, क्योंकि ये तो वोट का युग है, जिसके 51 आ गए वो जीत गया, जो 49 रह गया हार गया। तो इसलिए ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। और अगर कोई कहता है कि ये राजनीतिक है तो है क्या, उसमें व्हाट इज़ बैड इन इट, उसमें बुराई क्या है? यानी अगर आप ये समझते हो कि राजनीतिक लोग सिर्फ अपने चुनावी इंटरेस्ट के लिए, चुनावी उद्देश्य के लिए राजनीति इन कामों में लाते हैं, वो नहीं बात। मैं ये कहता हूँ कुछ भी हो, राजनीतिक, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो उसमें राजनीतिक दलों का महत्व है, उसमें राजनीतिक नेताओं का महत्व है। और ये लड़ाई जो हम ये कह के लड़ते हैं कि गैर राजनीतिक मंच पे लड़ेंगे, मैं कहता हूँ कि सब लड़ाइयाँ राजनीतिक मंच पे लड़नी चाहिए। बिल्कुल, तो जब आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया और मुझे भी याद आया कि जब लंबे समय तक किसान आंदोलन चला, जो देश का सबसे बड़ा आंदोलन आज तक का रहा, आप बिल्कुल मुखर होकर बोले। वहीं उस समय के जब राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने भी खुलकर बोला। लेकिन सत्यपाल मलिक साहब ने एक और बहुत बड़ा बयान दिया जो आपने भी सुना होगा, पुलवामा को लेकर जो उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए, उनके बयान का। आज तो पहलवानों की बात करो, अगर मेरे से करने आए हो ना तो फिर सारी राजनीति की करनी पड़ेगी। सारी बात करेंगे? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये थॉट प्रोसेस होता है। अब आप मेरे से ये बात करोगे 1 घंटा करे जाओ, आपने एकदम टॉपिक बदल दिया तो फिर मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो भी बदल जाता है। तो ये जो है, मैं सत्यपाल मलिक जी ने जो भी बातें कही हैं, देखो वो संवैधानिक पद पे थे और ऐसे राज्य के वो राज्यपाल थे जो सुर्खियों में रहा है। आज़ादी के बाद 75-76 साल हो गए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमेशा सुर्खियों में रहा है। और इस विषय पे गंभीरता से अगर देश नहीं सोचेगा
देश के जो नेता लोग हैं, जो अग्रणीय हैं, उनको इन चीज़ों को ख़त्म करने के प्रयास करने पड़ेंगे। सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को ज़िंदा रखना, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो हम हैं, ये राष्ट्रीय हित में नहीं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये अंतर्राष्ट्रीय हित में भी नहीं। मैंने तो अभी एक वो पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी जाट उसकी, हाँ, उसमें मैंने खुल के कहा था, मैंने कहा हमारा जो समाज है उसकी पाकिस्तान की 21-22 करोड़ की आबादी है, उसमें से 4 करोड़ लोग एक हमारे समाज से हैं। मैंने कहा हम यहाँ से वाघा बॉर्डर पे जाएं और उनको भी कहें भाई आप भी आओ, और वहाँ मिल के ये कहें कि पाकिस्तान का और भारत का जो आपस की ये द्वेष है, एक ऐसी खिंचावट है जिससे कि प्रगति में, विकास में बाधा आती है हर बार, इसको सदा सदा के लिए ख़त्म कर दें। और उससे मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक असर पड़ेगा। ये जो यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है, इसके ऊपर भी असर जाएगा कि जब 70-75 साल से लड़ रहे दो जो देश हैं, उनके नागरिकों ने मिलके एक ऐसी बात कही है, तो हमारे को भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी, हम 75-76 साल पहले अलग हुए, यूक्रेन और रूस जो है वो अभी 30-35 साल पहले हुए, तो उनको भी इस युद्ध से पीछे हटने की प्रेरणा मिलेगी। मैं तो इस बात का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि इसमें राजनीतिक खेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब जैसे आपने उनकी बात का समर्थन किया, मैंने भी सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक और गंभीर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार ये सरकार आ जाती है तो भविष्य में कभी चुनाव नहीं होंगे, हर हाल में जो है तीसरी बार यानी कि फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, उनको रोकना होगा। देखो सत्यपाल मलिक जी क्या कहते हैं, उनका जवाब देना मेरा काम नहीं है। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं ये सोचता हूँ कि सिर्फ इस बात से नहीं कि 2024 में कौन आता है, मेरी इससे भी आगे की सोच है कि प्रजातंत्र को अगर बचाना है तो हमारे को जो प्रजातंत्र की नींव है, जो प्रजातंत्र की जो सोच है, उसमें क्या है, उसमें संविधान है, उसमें लिबर्टी है, आदमी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। मैं तो, हालांकि मैं कांग्रेस में जब एंटी डिफेक्शन एक्ट पास हुआ, मैं यहाँ लोकसभा में था, मैं मानता हूँ कि उस समय इस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन आज मैं ये मानता हूँ कि जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है, इसमें भी सुधार की ज़रूरत है, ताकि लोग अपनी बात तो कह सकें। भाई हम किसी पार्टी में हैं, ये ठीक है कि हम उस पार्टी के साथ बंधे हुए, लेकिन हमारी अपनी भी सोच है। हम अपनी सोच की अगर व्याख्या करें, राजनीतिक दल ये कहे कि ये तो अनुशासनहीनता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रजातंत्र की रक्षा करना, इस 140 करोड़ का मुल्क है, इसको, मुल्क को मुल्क रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यानी राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि सीमाओं की रक्षा, राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि जो 140 करोड़ लोग बसते हैं, उनके मन में ये भावना और मजबूत हो। इंग्लैंड में, या जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, उसमें प्रजातंत्र 500 साल में मजबूत हुआ था। हमें तो अभी 75-76 साल हुए हैं, लेकिन हम जिस तरीके से आगे बढ़े हैं प्रजातंत्र की मजबूती के लिए, इसमें अगर व्यवधान होता है किसी का, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए हर भारतवासी को ये सोच बननी चाहिए कि हम छोटी बातों को छोड़ के जहाँ बड़ी बात आएगी, हम अपने 140 करोड़ लोगों को एक रखने का जो भी प्रयास होगा, चाहे वो सरकार करे, चाहे विपक्ष करे, और चाहे समाज के लोग करें, चाहे धार्मिक संस्थाओं के लोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे इसी बात का खतरा लगता है कि व्यवस्था को, भारत देश में अगर प्रजातंत्र नहीं रहेगा तो दुनिया को उसका बड़ा भारी नुकसान होगा, हमारे देश की बात नहीं है। तो इसलिए जो भी बात है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होनी चाहिए। तो जब आपका लंबा तजुर्बा है, अगर हरियाणा की अगर बात करें तो गठबंधन में हरियाणा की सरकार चल रही है। हालांकि आप कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं
कि जो 2024 का चुनाव है वो गठबंधन में ना लड़के बीजेपी को लड़ना चाहिए। लेकिन अजय सिंह चौटाला का बयान आपने सुना, जिस तरीके की प्रतिक्रिया, कहने की एक वाक युद्ध जो आपके बीच चला हुआ अजय सिंह और आप, उन्होंने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ये तय करने वाले कौन होते हैं, वो प्राथमिक सदस्य। कोई वाक युद्ध नहीं है, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सही देखा जाए, बीजेपी को अगर 46 सीट मिल जाती तो वो करते, वो 40 पे आके रुके तभी तो गठबंधन हुआ। फिर 8 विधायक ऐसे भी थे जो निर्दलीय थे, उनकी मदद से भी बन सकता था। लेकिन उन्होंने 10 आदमियों को जो एक पार्टी में बंधे हुए थे उनको मिला के, बीजेपी की ये सोच रही होगी कि एक हम स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में सफल हो गए अगर किसी दल के साथ जुड़ते हैं तो। और ये अच्छा प्रयास था, क्योंकि बीजेपी 40 सीट लेके सबसे बड़ा राजनीतिक दल था और उसकी जिम्मेवारी भी थी कि अगर चुनाव हुआ है और हमारे को बहुमत नहीं मिला तो हमारे को ऐसा प्रावधान कर लेना चाहिए जिससे कि स्टेबिलिटी आए। और ये बातें छोटी स्टेट में होती रहती हैं, ये अब नहीं हुआ। उससे पहले ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी नंबर 1 हरियाणा बोलते बोलते 40 पे आगे टिक गए, ये 75 बोलते बोलते 40 पे आगे टिक गए। तो उसने भी प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बने और वहाँ भी लोगों को इकट्ठा किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं, यानी लेकिन गठबंधन, चुनाव लड़ने का गठबंधन और राज चलाने का गठबंधन, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इनको आप इकट्ठा करके नहीं कह सकते। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो चुनाव लड़ने की बात है उसमें कोई भी दल हो, वो अगर अपने आप को ये सक्षम मानता है कि मैं अकेला लड़ूंगा तो जीतूंगा, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर बीजेपी आज 10 साल के राज करने के बाद भी अपने आप को इस पोजीशन में समझती है कि हम अब मैदान में अकेला लड़ सकते हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं। और इसीलिए देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ है, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। इस देश में 1989 से लेके और 2014 तक 24 साल ऐसी व्यवस्था रही है जिसमें पार्लियामेंट त्रिशंक रही है। हाँ, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और राज करना पड़ा। जिसने भी कोशिश की, चाहे वो देवगौड़ा जी की शक्ल में करना पड़ा, चाहे वो सब समर्थन लेके हुआ। तो उससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं कि सड़क बना दी और कर दिया। डेवलपमेंट, आर्थिक जो समृद्धि है वो सबसे बड़ी बात है। आर्थिक समृद्धि की जो स्पीड होनी चाहिए थी हमारे देश के लिए, वो नहीं बनी, क्योंकि कोई भी किसी बात पे भी फैसला लेते हुए दलों में आपसी मतभेद होते थे या उनके विचार सही नहीं मिलते थे, तो वो चीज़ें रोकनी पड़ती। मुझे तो अभी तक याद है, एक बार एक एमपी को लेके कोशिश की गई मिलाने की पार्टी में, और उसने कहा भाई मिल तो जाऊंगा, मेरे को मिनिस्टर बनाओ। हाँ, तो वो भी मानना पड़ा। और पार्टी भी एक ही एमपी, एक ही पार्टी। और फिर जब मंत्री बना तो कहने लगा लॉ मिनिस्टर बनाओ। तो ये मजबूरी किसी भी ऐसी स्थिति में जहाँ किसी को पूर्ण बहुमत ना हो, वो होती है। अब अगला जो चुनाव है वो बीजेपी खुद लड़ेगी, वो अपने बल पे लड़ेगी और उनको अपने बल पे ही लड़ना चाहिए। बिल्कुल साहब, आपने विस्तार में बताया कि बीजेपी को क्यों अकेले लड़ना चाहिए, 24 में गठबंधन की जरूरत नहीं है। हालांकि आप हमेशा बेबाकी से राय रखते भी है, लेकिन अजय सिंह ने जिस तरीके से कहा, और पूरे दुष्यंत की बात करें, दिग्विजय की बात करें, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उचाना में जिस तरीके से हार हुई है, उस हार की टीस कहीं ना कहीं चौधरी साहब को है। अगर वो इतना अपने आप को मजबूत समझते, वो डब्बा ले आकर लड़के दिखाएं या उचाना से बाहर लड़कर दिखाएं। देखिए, जिसकी घर में कदर नहीं होती ना, वही बाहर जाता है। और मेरा और चौटाला परिवार का 5 बार मुकाबला हुआ है। 3 बार मैं जीता हूँ, मेरा परिवार जीता है। मेरी धर्मपत्नी 2014 में जो ये कहते हैं ना कि हमने बड़े मार्जिन से 19 में हरा दिया, उसी ने हराया था उसको। और मैंने ओम प्रकाश जी, बड़े जो चौटाला साहब हैं,
उनको पार्लियामेंट में हराया, मेरे बेटे ने इसी दुष्यंत को हराया। तो और मैं भी एक चुनाव गलती से हार गया अपनी 620 वोट से, ओम प्रकाश चौटाला से एमएलए का। वो मेरे को कहीं ना कहीं मेरी जो हिसाब किताब था कैलकुलेशन का उसमें गड़बड़ हो गई, वरना वो चुनाव में जीता हुआ था। तो ये बोलना कि वो वहाँ से लड़े हैं, ये यहाँ से लड़े हैं, ये तो मेरा अपना सोच है। किसी की सोच यानी घर घर जाके मांगने की है, किसी की सोच ये हो कि भाई तुम खुद ही मेहनत करके एक जगह कमा लो। 6 चुनाव जीता हूँ मैं, तो अगर एक चुनाव मेरी धर्मपत्नी हार गई तो इसका मतलब ये थोड़ा है। और फिर ये छोटी बातें हैं, दिग्विजय क्या बोले, अजय क्या बोले, इनके बारे में तो मेरे से ना ही पूछो तो अच्छा था, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया कि मैं तो जहाँ हूँ ठीक हूँ, मेरे लोगों के बीच में हूँ। वो जब खुश होते हैं तो मेरे को जिता देते हैं, थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है तो हरा भी देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब जैसे हिसार की हम बात करें, आप हिसार से सांसद रहे, अभी आपके बेटे सांसद है। उचाना की बात करें, उचाना से आप विधायक रहे, आपकी पत्नी भी विधायक रही। लेकिन 2024 की बात करें तो चौधरी साहब का हिसार और उचाना क्या दोनों में चुनाव रहेगा लड़ने? तो आपको कोई शक है? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई है वो आगे। अब कुलदीप बिश्नोई आ गया तो वो अपनी कोशिश कर लेगा, लेकिन जो एक एमपी है, जो सिटिंग एमपी है, उसने क्या ऐसा काम कर दिया जो उसको तो ना लड़ाएं और कुलदीप बिश्नोई या कोई दूसरा या तीसरा या चौथा मांगे? तो ये नहीं होता, ये पार्टी के फैसले होते हैं, पार्टी करती है। और फिर बृजेंद्र सिंह का राजनीति में 543 की पार्लियामेंट है, लोकसभा, उसमें हार्डली कोई 5 या 6 ऐसे होंगे जिनका ऐसा जीवन रहा हो जो आईएएस या आईएफएस या आईपीएस रहे हों। और कुछ हैं भी तो वो रिटायरमेंट के बाद के हैं, इसकी तो 15 साल की सर्विस बाकी थी। तो उसको जब मैदान में उतारा है पार्टी ने, तो पार्टी इन बातों को समझती है। चौधरी साहब, अंतिम में अगर हम बात करें विपक्षी दलों की, जिस तरीके से 2024 के चुनाव से पहले जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, शरद पवार की बात करें, केजरीवाल की बात करें, ममता बनर्जी, तमाम लोगों की कहने की मुलाकात चल रही है, कहने की एक साझा मोर्चा कहने की तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर कैसे 2024 में जो बीजेपी का रथ है, जो नरेंद्र मोदी का रथ है, उसको रोका जाए। उनके प्रयास को आप कैसे देखते? देखो, एक बात मान के चलो कि 2014 का चुनाव और उसके बाद ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी बन गई। पहले हो सकता था उसको काऊ बेल्ट की पार्टी बोलते थे, लोकसभा के सदस्य भी कम चुने जाते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और सारे देश में चुनाव लड़ने की स्थिति में है, लड़े भी हैं और जीते भी हैं। दूसरी पार्टियों का ये सही सोच है कि अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, मिल के चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव मज़ेदार होंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि कौन कितनी चुनाव जीत सकता है, लेकिन मज़ेदार होंगे और संघर्ष भी होगा। प्रजातंत्र में यही चीज़ें होती हैं। लेकिन आप ये भी मान के चलें कि जैसे आपने कहा, मैं 50 साल से इस काम में हूँ। जब जनता पार्टी बनी थी तो उसका वो जमावड़ा ही था कांग्रेस के खिलाफ, और देश ने उनको सत्ता सौंप दी। सत्ता 2 साल चली नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी बड़ी भूमिका थी, और उस टाइम क्षेत्रीय दल इतने मजबूत नहीं थे जितने अब मजबूत हैं। तो मैं ये मान के चलूं कि अगर सारा ये गठबंधन हो जाए और इनके लड़ने की स्ट्रेटजी भी बराबर हो जाए, तो भी भविष्य में ये फिर अच्छा परफॉर्म करके भी इकट्ठा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये राजनीतिक समस्या नहीं है, ये बीजेपी की समस्या नहीं है, ये इकट्ठे दलों की समस्या नहीं है, ये राष्ट्र की समस्या है। अगर चुनाव में इनको अच्छा समर्थन जनता को मिलता है और फिर वही काम जो
1977, 78, 79, 80 में हुए, वही फिर हो गए, तो ये राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। इसलिए जो भी प्रयास हैं, उन प्रयासों में आपको अगर नेशनल पर्सपेक्टिव से आप वो इकट्ठा होने की बात सोचते हो, फिर तो उसके हो सकता है कि कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आए। लेकिन अगर आप अपने आप को सीमित रखते हो, मैं बंगाल तक सीमित हूँ, मैं तमिलनाडु तक सीमित हूँ, मेरा महाराष्ट्र से बाहर कुछ नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश तक सीमित हूँ, और फिर इकट्ठा होते हो, तो वो इकट्ठा होना लूज अलायंस होगा। मैं ये कहता हूँ, लूज अलायंस का राष्ट्रीय हित में ठीक नहीं। अगर अपने हितों को त्याग के इकट्ठा होने का है, तो उसके लोग भी उसको समर्थन दे सकते हैं, और वो राष्ट्रीय हित में भी है। ये अंतिम में चौधरी साहब, क्योंकि आपका 50 साल से लंबा ज़्यादा अनुभव रहा राजनीति का, हालांकि कई बार आपने कहा कि जैसे किस्मत की बात होती या फिर आप मौका चूक गए, मुख्यमंत्री की घंटी आपके भी दिल में बजती थी, लेकिन आपने काफ़ी राजनीतिक लोगों के साथ आपका कहीं न कहीं अनुभव रहा, पारिवारिक संबंध आपके रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9 साल से ज़्यादा उनको समय हो चुका हरियाणा के एज ए मुख्यमंत्री। किस तरह का कंपेरिजन आप करते हैं पहले के जो मुख्यमंत्री रहे हो अभी जो चल रहे हैं? मुख्यमंत्री में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, अपने अपना स्टाइल होता है। मुख्यमंत्री जो भी हुए अपने अपने तरीके से ठीक है, और मैं क्यों कहूँ कि वो अच्छा था। अच्छा तो चलो कह दो आप, लेकिन बुरा किसी को नहीं बोलना चाहिए। सबके अपने प्रयास हैं, प्रयत्न हैं, और कोई ईमानदारी से काम करता है, कोई काम में अपनी प्राथमिकताओं को अलग करके भी काम करता है, कोई अपनी प्राथमिकता से अलग हटके काम नहीं करता। तो ये अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इसमें कोई उनको ग्रेडिंग कि ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये नहीं मैं मानता। ठीक है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है। बाकी इतना ज़रूर है कि राजनीतिक सोच में जिसका बड़ा दिल होगा वो बड़ा आदमी कहलाएगा, छोटे दिल वाला छोटा कहलाएगा। अब हम दीन बंधु छोटू राम जी का जिक्र करते हैं, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनके समय में 4 चीफ मिनिस्टर बने प्री पार्टीशन इंडिया के, उनका तो कोई नाम तक भी नहीं जानता, लेकिन उनकी बड़ी सोच थी, तो उनको लोग आज तक याद करते। तो इसलिए मुख्यमंत्री को आप इतनी अहमियत मत दो। मैं तो बल्कि कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा है कि देश के प्रजातंत्र में एक अपभ्रंश है, वो है CMO, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। और ये जो अपभ्रंश है, ये हमारे राजनीतिक जीवन में प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चपड़ासी की बदली भी अगर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से होगी तो किस किस्म की डेमोक्रेसी है। तो इसलिए चीफ मिनिस्टरों को, बल्कि ये संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर है, नंबर 1 है वो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ही नहीं। दैट इज़ रॉन्ग। अगर इस तरह सोचोगे कि वो तो सब कुछ नहीं और अकेला चीफ मिनिस्टर है और उसकी परफॉर्मेंस, अब ये कोई, यानी कांग्रेस का राज है, आप जय बोलो, कांग्रेस की जय बोल दो, बीजेपी का राज है, बीजेपी की जय बोल दो। ये थोड़ा है कि कांग्रेस का राज है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भूपेंद्र सिंह की जय। अब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, अब ये जो पहलवानों की बात आई ना, मैं आपको इसलिए ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। हाउस में 30 करोड़ रुपए का बिल प्रावधान था एज फाइनेंस मिनिस्टर, और भूपेंद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर। तो ये कहने लगे भाई साहब इसको हम बढ़ा दें। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो कहने लगा कितना, मैंने कहा तुम बता। वो कहने लगे कि 40 करोड़ कर दे। मैंने कहा ना, डबल। तो हमने 60 करोड़ कर दिया, लेकिन वीरेंद्र सिंह का नाम नहीं आएगा क्योंकि चीफ जय तो चीफ मिनिस्टर की बोली जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रजातांत्रिक सिस्टम में जो कमियां आई हैं उसकी वजह से इंडिविजुअल जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ी है। मैं उसको बुरा नहीं मानता, अच्छी बात है,
क्योंकि लीडर जो है वो उसके अगर उसके प्रशंसक नहीं होंगे तो फिर वो लीडर किस बात का। लेकिन व्यवस्था के अंदर इस किस्म का एक अरेंजमेंट करना, ऐसी व्यवस्था करना कि जिससे कि मिनिस्टर को अपनी पावर का एहसास हो, चीफ मिनिस्टर को अपनी पावर का एहसास हो, कैबिनेट जब बैठे तो तब कैबिनेट का एहसास हो। ये थोड़ा अब कि आप कैबिनेट में बैठ गए, जो जिसने कैबिनेट मीटिंग को हेड किया उसकी हाँ में हाँ सब मिला दो। यही परिणाम है कि 3 एक्ट प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने पड़े और उन्होंने माना इस बात को कि मेरे को कहीं ना कहीं नहीं, माफ़ी तो छोड़ो, उन्होंने ये कहा कि कहीं उनका कहने का, क्योंकि ये तो भाषा है ना, अपने हरियाणा में तो शब्दों का चयन करना बड़ा मुश्किल है। बाकी तो यूपी और ये तो अच्छे अच्छे, आज उसका कुलभूषण क्या नाम है उसका, ब्रिजभूषण, हाँ वो कैसा ही भी हो, लेकिन शब्द तो उसके उच्चारण भी ठीक था, शब्द भी ठीक थे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रही है। तो इसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं सही रूप से उन तीनों कानूनों के बारे में नहीं बताया गया और इसीलिए फिर किसानों के सामने आके उनको कहना पड़ा। तो ये व्यवस्था में कैबिनेट क्या हो, मंत्री की पावर क्या हो और चीफ मिनिस्टर की पावर क्या हो, इनकी व्याख्या तो है लेकिन इनका परिपालन नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि तेरे को टिकट नहीं मिलेगी, तेरे को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा, हैं तेरे खिलाफ केस बना दिए जाएंगे, ये जो, और फिर एंटी डिफेक्शन एक्ट, ये चीज़ें इनका पुनर्विचार की ज़रूरत है। वीरेंद्र सिंह ये बात अब से नहीं कह रहा, मैं पिछले 10-12 साल से इस बात को कह रहा हूँ कि इन बातों पे सोचना चाहिए हमारे को दोबारा से कि एंटी डिफेक्शन एक्ट रहे, कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है वो, लेकिन उसके अंदर व्यक्ति की विशेष जो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, जो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको वो कैसे संजो के रखे ताकि उसका जो डर है मन का, वो जब वो निकलेगा तो फिर सामाजिक जो जो जिन चीज़ों के बारे में हम कहते हैं ना ये कमी रह गई है, वो कमियां अपने आप दूर हो जाती हैं। शुक्रिया चौधरी साहब बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू जी, तो ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बेबाक राय रखी। और चौधरी साहब की बातचीत आपको कैसी लगी, आप भी कमेंट के माध्यम से हमें प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।